हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और हम क्या पढ़ चुके थे? ब्लू पोट्री, मीनाकारी, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ना है हमें? उस्ता कला या मुनवती कला। कौन सी कला है? नाम देखिए पहले, उस्ता कला या मुनवती कला। तो इसके बारे में देखिए, किसकी प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो लिख लीजिए, बीकानेर की प्रसिद्ध मरे हुए ऊंट की खाल पर क्या सोने की नक्काशी की जाती है, चित्रकला की जाती है। नक्काशी को क्या बोलते हैं? चित्रकला भी बोलते हैं। तो वो कला क्या कहलाएगी? उस्ता कला। और उस्ता कला को क्या बोलते हैं? मुनवती कला भी कहा जाता है। तो क्या नोट करेंगे? सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, बीकानेर की प्रसिद्ध, लिखिए बीकानेर की प्रसिद्ध। किसकी प्रसिद्ध? बीकानेर की प्रसिद्ध। आगे लिख लीजिए, मरे हुए ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी या चित्रकला, सोने की नक्काशी या चित्रकला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाएगी। तो जिंदा ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? बताइए, कौन बताएगा? मांडना बोलेंगे उनको। और मरे हुए की पूछ ली जाए तो उस्ता। लिख लीजिए, सीधा उस्ता आ जाए। मरे हुए नाम कुछ भी ना है तो मंडावा हो, तो मरा हुआ का अगर नाम आ जाए तो उस्ता। और जिंदा ऊंट या सीधा ऊंट पूछ लिया जाए तो मांडना। लिखिए, जिंदा ऊंट की खाल पर चित्र बनाना। क्या लिखना है? लिखिए, जिंदा ऊंट की खाल पर चित्र बनाना क्या कहलाएगी? मांडना या मांडना क्या कहलाएगी? मांडना। तथा और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ऊंट के बालों को काटकर जो चित्र बनाए जाते हैं, कई बार ऊंट की खाल को काटकर बनाए जाते हैं ना चित्र, राजस्थान में विशेषकर देखने को मिलते हैं। तो क्या बोलेंगे उसे? जट कटाई। तो लिख लीजिए, ऊंट के बालों को काटकर चित्र बनाना। ऊंट के बालों को काटकर जो चित्र बनाए जाते हैं, लिखिए। तो चित्र बनाना, काटकर चित्र बनाना क्या कहलाएगा? लिख लीजिए, जट कटाई। क्या कहलाएगा? जट कटाई। तो बीकानेर के प्रसिद्ध मरे हुए ऊंट की खाल पर, कहाँ की प्रसिद्ध? बीकानेर की प्रसिद्ध ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी या चित्रकला क्या कहलाती है? उस्ता कला। क्या कहलाएगी? उस्ता कला। और जिंदा ऊंट की खाल पर चित्र बनाना मांडना क्या कहलाएगी? मांडना। और ऊंट के बालों को काटकर चित्र बनाना क्या कहलाएगी? जट कटाई। तो देखिए, कहाँ की प्रसिद्ध है? याद करके छोड़ेंगे इसको। कहाँ की? उस्ता उस्ता बीकानेर। उस्ता उस्ता बीकानेर। तो ये याद रख लीजिए, जो ऊंट जिंदा है तो वो क्या कुछ भी मांड सकता है, चल के अपने पैरों के पद चिन्ह मांड सकता है। तो जिंदा ऊंट याद रख लीजिए, मांडना। और ऊंट के बालों को काट कर, यानी जट को बाल भी बोलते हैं ना, जैसे शिव की जटाएं, तो बालों का नाम अगर आ जाए तो जट याद रख लीजिए। और बीकानेर की प्रसिद्ध जो ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, सीधी उस्ता कला याद रह जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए, लिखिए उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? लिखिए, प्रसिद्ध कलाकार क्या लिखना है? प्रसिद्ध कलाकार। कौन प्रसिद्ध कलाकार है? लिखिए, हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। तो जो हिसामुद्दीन उस्ता को है वो 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किसमें? उस्ता कला में। तो लिख लीजिए ये बात। क्या लिखेंगे? 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। लिख लीजिए, 1986
86 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। कब मिला? 1986 में मिला। तो जो हिसामुद्दीन का परिवार है वो उस्ताद परिवार कहलाता है, जो बीकानेर में निवास करते हैं। कौन है? उस्ताद। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? हिसामुद्दीन का परिवार क्या कहलाता है? उस्ताद परिवार। कहाँ का था ये हिसामुद्दीन? कहाँ का निवासी? बीकानेर। तो ये कहाँ मिलेंगे? जो उस्ताद है वो बीकानेर के प्रसिद्ध। तो लिखिए ये बात। तो इस कला के जो वर्तमान कलाकार हैं, वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? मोहम्मद हनीफ। ये आगे नोट करेंगे, पहले ये याद करते हैं। प्रसिद्ध कलाकार तो कौन? हिसामुद्दीन उस्ताद। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। कब मिला? 1986 में। हिसामुद्दीन का जो परिवार है वो उस्ताद परिवार कहलाता था। क्या कहलाया? उस्ताद परिवार। कहाँ के निवासी? बीकानेर के निवासी। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान की अगर बात करें, साथ साथ नोट कीजिए, क्या लिखेंगे अभी? तो लिखिए, इस कला के जो वर्तमान कलाकार है कौन है? मोहम्मद हनीफ। लिखिए, इस कला के वर्तमान कलाकार। क्या पूछा है? बात किसकी हो रही है? वर्तमान की हो रही है। तो लिख लीजिए मोहम्मद हनीफ। क्या लिखेंगे? मोहम्मद हनीफ। तो देखिए, बीकानेर का जो केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो उस्ता कला के प्रशिक्षण संस्थान है। क्या है? अगर पूछ लिया जाए केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर तो किसका है? उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है, वहां प्रशिक्षण दिया जाता है इस कला का। तो लिख लीजिए, बीकानेर का केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। लिखिए, बीकानेर का क्या लिखेंगे? केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। तो देखिए, मारवाड़ में जो ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? तोड़िया या टोरडिया। तो लिख लीजिए ये बात। लिखिए, मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को पूछ लिया गया क्वेश्चन है। मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को तोड़िया या टोरडिया कहा जाता है। लिखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? तोड़िया कहा जाता है। जो तोड़िया के मुलायम बालों के साथ सूत मिलाकर एक कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उसी क्या बोलेंगे? उस कपड़े को कहा जाता है बाखल। पूछा गया क्वेश्चन है बाखल क्या है, तो ये बात हमें नहीं छोड़ने वाले। लिखिए, साथ साथ नोट कीजिए, क्या लिखना है? लिखिए, जो तोड़िया के मुलायम बालों के साथ। लिखिए, तोड़िया के मुलायम बालों के साथ, मुलायम बालों के साथ किसके साथ है? तोड़िया के मुलायम बालों के साथ क्या किया जाता है? तो मिलकर बालों के साथ सूत, क्या सूत मिलाकर एक कपड़ा तैयार करते हैं। लिखिए, सूत मिलाकर तैयार कपड़े को बाखल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? बखल कहते हैं। तो देखिए इस कला के वर्तमान कलाकार कौन है? मोहम्मद हनीफ। कौन है? मोहम्मद हनीफ। तो बीकानेर का केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। किसका है? तो उस्ता कला का है। नेक्स्ट देखिए मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है? तोड़िया या टोरडिया। क्या कहा जाता है? तोड़िया या टोरडिया। तो जो तोड़िया के मुलायम बालों के साथ मिलकर सूत काटते हैं, सूत के साथ मिलकर जो बनाया जाता है वो कपड़ा है। किसका कपड़ा? किस प्रकार का कपड़ा है? तो बखल। क्या बोलेंगे उसे? बखल बोलते हैं। जो मिलाकर कपड़ा उसके साथ काटते हैं उसे बखल कहा जाता है। नेक्स्ट नोट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट लिखिए ऊंट पर कसी जाने वाली काठी क्या कहलाती है? पलाण। लिखिए ऊंट पर कसी जाने वाली काठी क्या कहलाती है? पलाण। क्या कहलाती है? पलाण या पिलाण कहलाती है। जो ऊंट पर कसी जाने वाली काठी है जिसे क्या बोलेंगे? पलाण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ऊंट की नाक पर पहनाई जाने वाली जो लकड़ी की कीली जो होती है, एक प्रकार की नुकीली सी वो कीली होती है, उसे क्या बोलेंगे? गिरबान कहते हैं। तो जैसलमेर का जो डूंगर सिंह भाटी है वो क्या ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ये बात नोट करेंगे इसमें। लिखिए ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली तो लिखिए ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कीली गिरबान कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरबान। लिखिए गिरबान कहलाती है। नेक्स्ट क्या नोट करेंगे इसमें? तो जैसलमेर का जो डूंगर सिंह भाटी है वो ऊंट श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। लिख लीजिए ये बात भी। क्या लिखेंगे? जैसलमेर का डूंगर भाटी डूंगर सिंह भाटी ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ऊंट पर कसी जाने वाली जो काठी होगी वो क्या कहलाएगी? पलाण। क्या कहलाएगी? प्लांट। तो देखिए ऊंट की नाक में पहने जाने वाली जो नुकीली सी लकड़ी की कीली होती है उसे क्या बोलते हैं? गिरबान बोलेंगे। और जैसलमेर का डूंगर सिंह भाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊंट श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए अब क्या पढ़ेंगे? अब बंदेज कला। तो हेडिंग लगाइए बंदेज कला। लिखिए हेडिंग। क्या लिखेंगे? बंदेज कला। तो देखिए बंदेज कला इसमें क्या पढ़ेंगे? तो बंदेज कला कहाँ की? जयपुर और शेखावाटी यानी कि झुन्नू सिक्कर वाला जो एरिया है उसकी प्रसिद्ध है। लिख लीजिए जयपुर एवं शेखावाटी की प्रसिद्ध। लिखिए जयपुर एवं शेखावाटी की प्रसिद्ध। किसकी प्रसिद्ध है? जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है। ये तो कपड़े को बांध कर लाल रंग लगाने की जो कला है वो क्या कहलाएगी? मुख्यतः रंग प्रदान जो रंग है, क्या रंग है? प्रदान जो रंग है तो वो लाल है। तो ये बात लिखेंगे हम, कपड़े को बांधकर लाल रंग लगाने की कला। लिखिए
कपड़े को बांधकर लाल रंग लगाने की कला। तो कपड़े को बांधकर लाल रंग लगाने की जो कला है वो क्या कहलाएगी? बंदेज कला कहलाएगी। तो इस कला को बांधों एवं रंगों भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांधों और रंगों कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंदेज कला को कहा जाता है। तो इस कला में सर्वप्रथम जो कपड़े का अलंकरण करना क्या कहलाता है? टीपना। क्या कहलाता है? टीपना। ये बात लिखेंगे हम। तो लिखिए, इस कला को बांधों और रंगों भी कहा जाता है। इसे बांधो और रंगो, बांध दिया और रंग दिया। बांधो और रंगो भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बंदेज कला के दौरान सर्वप्रथम कपड़े पर अलंकरण करना क्या कहलाता है? टीपना। लिखिए, इस कला के दौरान, लिखिए, इस कला के दौरान कपड़े पर अलंकरण, उसकी सजावट करना क्या कहलाता है? टीपना कहलाता है। लिखिए, टीपना कहलाता है। तो देखिए, जयपुर और कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? शेखावाटी की। तो जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है। कपड़े को बांधकर लाल रंग लगाने की जो कला है वो क्या है? बंदेज कला। तो इसे बांधो और रंगो भी कहा जाता है। इस कला के दौरान कपड़े का जो अलंकरण, सजावट करना क्या कहलाता है? टीपना। जैसे कि ये कोई चुनरी है, यहाँ क्या हो गया? लाल रंग। यहाँ क्या हो गया? हरा। यहाँ क्या हो गया? पीला। यहाँ क्या हो गया? फिर से लाल। तो ये कौन सी कला है? बंदेज कला, यानी कि एक प्रकार से लहरिया। नेक्स्ट देखिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें आगे क्या लिखना है? तो जो इस कला का पहली बार उल्लेख है वो लिखेंगे। लिखिए, इस कला का जो पहली बार उल्लेख है बाणभट्ट ग्रंथ। कौन सा? बाणभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है हरिश चरित में मिलता है। लिखिए, इस कला का पहली बार उल्लेख, इस कला का पहली बार उल्लेख कहाँ? बाणभट्ट ग्रंथ। लिखिए, बाणभट्ट ग्रंथ। कौन सा? हर्षचरित। लिखिए, हर्षचरित में मिलता है। तो देखिए, कौन सी कला है? बंदेज कला का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, पहली बार उल्लेख है, वो बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा? हर्षचरित में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी बहन, क्या नाम है? राजश्री के विवाह में ये, तो लिखिए पहले, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री, क्या नाम है? राजश्री। लिखिए, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन, बहन का नाम भी याद हो गया, साथ साथ कौन है? राजश्री या राजश्री के विवाह में राजश्री के लिए बंदेज का कार्य करवाया था। लिखिए, बंदेज का कार्य करवाया था। क्या करवाया था? तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री के विवाह में राजश्री के लिए क्या करवाया था? तो इसने करवाया था बंदेज कला का कार्य करवाया अपनी बहन के लिए। तो ये दोनों बातें नोट कीजिए। तो इस कला का सर्वप्रथम उल्लेख बंदेज से क्या रख लीजिए? वैसे बाणभट्ट, वैसे बंदेज।
तो इस कला का जो सर्वप्रथम है उल्लेख है वो बाणभट्ट के ग्रंथ हरिश्चरित में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए राजस्थान में बंदेज कला को जो प्रोत्साहन वो है किसने दिया? आमेर के शासक थे कौन? सवाई जयसिंह ने दिया। तो लिखिए राजस्थान में बंदेज कला, लिखिए राजस्थान में बंदेज कला को तो राजस्थान में बंदेज कला को प्रोत्साहन, लिख लीजिए कहाँ का शासक है? आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिया। किसने दिया प्रोत्साहन? राजस्थान में आमेर के सवाई जयसिंह ने दिया। और सवाई जयसिंह ने बंदेज कला के लिए जयपुर में रंगखाना की स्थापना भी की थी। तो लिखिए सवाई जयसिंह ने बंदेज कला के लिए तो सवाई जयसिंह ने बंदेज कला के लिए क्या किया था? जयपुर में रंगखाना की स्थापना की थी। लिखिए जयपुर में रंगखाना की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रंगखाना की स्थापना की। तो राजस्थान में बंदेज कला को प्रोत्साहन किसने दिया? आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिया। किसने दिया? आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिया। तो सवाई जयसिंह ने बंदेज कला के लिए जयपुर में किसकी स्थापना की? पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन, किसकी स्थापना की? रंगखाना की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए इसमें इस कला के लिए जो जोधपुर के कौन है? तैयब खां को 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। लिख लीजिए इस कला के लिए, लिखिए इस कला के लिए जोधपुर के तैयब खां को 2001 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मश्री पुरस्कार मिला। और राजस्थान में बंदेज की सर्वप्रथम जो बड़ी मंडी है वो कहाँ है? लिखिए बंदेज मंडी जोधपुर। लिख लीजिए बंदेज मंडी पूछा जाए तो कहाँ? जोधपुर। तो ये सारी बातें किसकी हैं? बंदेज कला की हैं। तो देखिए राजस्थान में बंदेज कला को जो प्रोत्साहन है वो किसने दिया? आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिया। किसने दिया? सवाई जयसिंह ने दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है? बंदेज कला के लिए जयपुर में और रंगखाना की जो स्थापना है, किसकी? रंगखाना की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। तो इस कला के लिए जोधपुर के कौन है? तैयब खां को 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बंदेज मंडी कहाँ? जोधपुर। नेक्स्ट देखिए बंदेज कला में इतनी बातें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे हम? हेडिंग लगाइए, मंसूरिया साड़िया कोटा डोरिया भी बोलते हैं, मंगरोल कला भी बोलते हैं। लिख लीजिए मंसूरिया साड़ी, क्या लिखेंगे? मंसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया। मंगरोल कला। तो पहले कला का नाम दिमाग में बिठा लीजिए, मंसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया या मंगरोल कला एक ही है। अगर पूछ लिया जाए ये याद रख लीजिए तीनों एक ही है, मंसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया, मंगरोल कला। तो देखिए इसके बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो देखिए। कोटा की कैथून व बारा की जो मंगरोल कला है वो प्रसिद्ध है। लिखिए कोटा के कैथून, कहाँ? कोटा का कौन सा स्थान है? कैथून।
लिखिए कोटा के कैथून, और बारा का कौन सा स्थान है? बारा के मंगरोल की प्रसिद्ध, लिख लीजिए बारा के मंगरोल की प्रसिद्ध कौन सी कला? मंसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया या मंगरोल कला। तो लिखिए इस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कॉटन व सिल्क की 6 गज का जादू भी कहते हैं। लिखिए इस साड़ी को, कौन सी साड़ी को? जो कोटा डोरिया मंसूरिया साड़ी है, इस साड़ी की बात हो रही है। लिख लीजिए इस साड़ी को, क्या लिखेंगे? इस साड़ी को क्या बोलेंगे? राजस्थान की बनारसी साड़ी। लिखिए राजस्थान की बनारसी साड़ी, क्या बोलेंगे? राजस्थान की बनारसी साड़ी। नेक्स्ट क्या नोट करेंगे इसमें? कॉटन व सिल्क के 6 गज का जादू। लिखिए कॉटन एवं सिल्क, कॉटन एवं सिल्क के 6 गज का जादू भी बोलते हैं, 6 गज का जादू भी बोलते हैं। तो कोटा के कैथून और बारा का स्थान कौन सा? मंगरोल। तो क्या प्रसिद्ध है? तो साड़ी प्रसिद्ध है। तो साड़ी को बनारसी साड़ी भी कहते हैं, कॉटन सिल्क के 6 गज का जादू भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो साड़ी है वो सूती धागे, रेशमी धागे और जरी से मिलकर बनती है, इसीलिए इसे कॉटन सिल्क के 6 गज का जादू कहते हैं। लिखिए इस साड़ी, तो इस साड़ी को सूती धागे, रेशमी धागे और जरी से मिलकर बनाया जाता है। लिखिए यह सूती धागे, कौन से धागे? सूती धागे, रेशमी व जरी से मिलकर बनते हैं, जरी से मिलकर इनको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो देखिए कोटा का कैथून और बारा के मंगरोल की प्रसिद्ध है कौन सी साड़ी है? मसूरिया साड़ी या मंसूरिया साड़ी। तो इस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कॉटन और सिल्क के 6 गज का जादू और सूती धागे रेशमी जरी से मिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखिए आगे, इसी के बारे में बात करते हैं, आगे नोट कीजिए। तो जो महमूद का परिवार क्या कहलाता है? बुनकर का परिवार। किसका परिवार है? महमूद का परिवार। लिखिए महमूद का परिवार, महमूद का परिवार बुनकर परिवार कहलाता है। तो महमूद का परिवार क्या कहलाता है? बुनकर परिवार कहलाता है, जो कैथून में रहता है और मंसूरिया साड़ी का कार्य करते हैं। तो लिखिए जो मैथुन में रहता है, कहाँ रहता है? मैथुन या केथून है, ये केथून में, कोटा के केथून में रहता है। कहाँ रहता है? कैथून में रहता है। और क्या करते हैं? मंसूरिया साड़ी का कार्य करते हैं। लिखिए और मंसूरिया साड़ी का कार्य करते हैं, क्या करते हैं? मंसूरिया साड़ी का कार्य करते हैं। तो इस साड़ी को विदेशों में भी जो है निर्यात होता है, और भारत में इस साड़ी की सर्वाधिक जो मांग है वो कहाँ? 3 राज्यों में है, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। कहाँ कहाँ है मांग? लिखेंगे ये बात भी। तो लिखिए पहले, इस साड़ी का विदेशों में भी निर्यात होता है। लिखिए इस साड़ी का विदेशों में भी निर्यात होता है। कहाँ निर्यात होता है? विदेशों में भी निर्यात होता है। तो लिख लीजिए भारत में इस साड़ी की सर्वाधिक मांग, लिखिए भारत में इस साड़ी की सबसे ज्यादा मांग, सर्वाधिक मांग कौन से राज्यों में है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। लिख लीजिए
हैदराबाद, बेंगलुरु और क्या, चेन्नई। लिख लीजिए चेन्नई। तो देखिए जो मंसूरिया साड़ी है, कोटा डोरिया है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए महमूद का जो परिवार है वो क्या है, बुनकर परिवार है। क्या कहलाता है, बुनकर परिवार, और कैथून में रहता है और क्या कार्य करता है, मंसूरिया साड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, इस साड़ी में का जो है विदेशों में भी निर्यात होता है, निर्यात बेचना, आयात खरीदना। तो भारत में इस साड़ी की जो सर्वाधिक मांग है वो कहाँ है, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है इसमें, तो आगे इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखना है, तो इस प्रकार की जो नकली साड़ी बेचने वालों पर रोक लगाने के लिए क्या किया मंसूरिया साड़ी कब 1999-2000 के बीच जो है केंद्रीय कानून ने भौगोलिक चिन्हीकरण द्वारा जो क्या किया है, इसके द्वारा एक अधिनियम पेटेंट किया है। ये बात नहीं लिखनी है, बस थोड़ा याद रख लीजिए। 1999 से 2000 ईस्वी में केंद्रीय कानून ने क्या किया था, एक अधिनियम पेटेंट किया था ताकि साड़ी की कोई नकल ना हो सके। नेक्स्ट देखिए जो बात नोट करनी है, 2007 ईस्वी लिखिए, 2007 ईस्वी क्या लिखेंगे, 2007 ईस्वी क्या था इसमें, तो इस साड़ी का लिखिए प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया था, तो जो 2007 ईस्वी में इस साड़ी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए वसुंधरा राजे ने संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में कैटवॉक किया था। लिख लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए वसुंधरा राजे ने, वसुंधरा वसुंधरा राजे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में कैटवॉक किया था। लिखिए न्यूयॉर्क में, कहा, न्यूयॉर्क में कैटवॉक किया, क्या किया, कैटवॉक किया। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना, लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, लिखिए इंपॉर्टेंट बात है लिखनी पड़ेगी। इसके लिए जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ ने वसुंधरा राजे को, वसुंधरा राजे को द विमेन टुगेदर, क्या है, द वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया। लिख लीजिए। तो ये सारी बातें किसकी पढ़ी हमने, मंसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया मंसूरिया, इनकी बातें पढ़ी हैं। तो देखिए 2007 में इस साड़ी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए वसुंधरा राजे ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में कैटवॉक किया। तो इसके लिए राष्ट्र संघ ने वसुंधरा राजे को द वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया। कौन सा दिया, द वुमेन टुगेदर अवार्ड। नेक्स्ट बात देखिए, अब हेडिंग नई लगा लीजिए, क्या पढ़ेंगे, जरी का काम। तो क्या पढ़ा हमने मंसूरिया साड़ी के बारे में, सारी बातें नोट हो गई, साथ साथ नोट करते रहिए आप भी। तो देखिए हेडिंग लगाइए, क्या हेडिंग लगानी है, हेडिंग लगाइए जरी का काम। कौन सा, जरी का काम। तो देखिए जरी का काम, तो कहाँ की प्रसिद्ध है जरी, जयपुर की प्रसिद्ध। लिख लीजिए जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध, तो ये है जयपुर की हो गई प्रसिद्ध। तो जरी मुख्य रूप से बरी पर लगती है, बरी क्या होती है, साड़ी, बरी साड़ी। तो देखिए लिखिए जरी मुख्य रूप से बरी पर लगती है, बरी क्या है, दुल्हन की पोशाक है। लिखिए ये मुख्यतः बरी पर लगती है, बरी पर लगती है।
अब ये नहीं पता बरी क्या होती है, तो लिखिए ये दुल्हन की पोशाक होती है। दुल्हन की पोशाक होती है। किसकी पोशाक होती है? दुल्हन की पोशाक होती है। नेक्स्ट देखिए, जो दूल्हे दुल्हन की जूतियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बिनोटा कहलाती हैं। लिखिए दूल्हे दुल्हन की जूतियां, दूल्हे दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? बिनोटा कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, तो जरी का कार्य किसने सवाई जयसिंह ने आरंभ करवाया था? किसने आरंभ करवाया जरी का कार्य? लिखिए सवाई जयसिंह ने आरंभ करवाया। लिखिए जरी का कार्य सवाई जयसिंह ने करवाया आरंभ। सवाई जयसिंह ने आरंभ करवाया, और सवाई जयसिंह ने इस कार्य के लिए सूरत से जयसिंह नामक जो कारीगर है उसको बुलवाया था। लिख लीजिए सवाई जयसिंह ने इस कार्य के लिए, लिखिए सवाई जयसिंह ने इस कार्य के लिए, तो सवाई जयसिंह ने इस कार्य के लिए सूरत से, यहाँ से सूरत से जयसिंह नामक, जयसिंह ही नाम था उसका भी, कारीगर को बुलवाया, कारीगर को बुलवाया था। तो ये क्या बातें हो गई? जरी के बारे में सारी बातें हो गई। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मुख्यतः जो है, जो जरी है वो बरी पर लगती है, और बरी क्या है? दुल्हन की पोशाक होती है। दूल्हे दुल्हन की जूतियां क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बिनोटा। तो जो जरी का कार्य है वो सवाई जयसिंह ने आरंभ करवाया। किसने आरंभ करवाया? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने इस कार्य के लिए सूरत से जयसिंह नामक कारीगर को बुलवाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्रिंटिंग। क्या लगानी हेडिंग? प्रिंटिंग लिखिए, लिख लीजिए प्रिंटिंग। क्या लिखेंगे? प्रिंटिंग। तो देखिए कपड़ों पर की जाने वाली छपाई जो है वो क्या कहलाती है? प्रिंटिंग कहलाती है। सिंपल लिख लीजिए, कपड़ों पर की जाने वाली छपाई, कपड़ों पर की जाने वाली छपाई क्या कहलाती है? प्रिंटिंग कहलाती है। तो देखिए छपाई का कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? छिपे। लिख लीजिए छपाई का कार्य करने वाले लोग क्या लिखेंगे? छपाई का कार्य करने वाले लोग, कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? छिपे कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? छिपे कहलाएंगे। तथा मुस्लिम छिपे क्या कहलाते हैं? तुर्किया छिपे कहलाते हैं। ये राजस्थान में अलग अलग प्रकार की प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें हम बाद में नोट करेंगे, पहले ये बात और लिख लीजिए। तथा मुस्लिम छिपे क्या कहलाते हैं? लिखिए मुस्लिम छिपे क्या कहलाते हैं? तुर्किया छिपे। लिख लीजिए तुर्किया छिपे कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन कौन सी प्रसिद्ध है? जैसे कि बगरू प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, जाजम या क्या बोलते हैं दाबू है, अजरक है, भोडक है, वातिक है, रेवड़ी है। सारी बातें क्या पढ़ेंगे हम प्रिंटिंग में। तो पहले आप ये बात नोट कर लीजिए, कपड़ों पर की जाने वाली छपाई क्या कहलाएगी? प्रिंटिंग कहलाएगी। और छपाई करने जो कार्य करते हैं छपाई का वो लोग क्या कहलाएंगे? छीपे कहलाएंगे। और मुस्लिम छीपे क्या कहलाएंगे? तुर्किया छीपे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बगरू प्रिंटिंग। हेडिंग लगाइए बगरू
प्रिंटिंग में क्या पढ़ेंगे, बगरू पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए बगरू, क्या पढ़ना है, बगरू। तो देखिए बगरू में क्या पढ़ेंगे, यह प्रिंटिंग जयपुर के बगरू की प्रसिद्ध है। लिख लीजिए जयपुर के बगरू की प्रसिद्ध, जयपुर के बगरू की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रिंटिंग की बात की जाए तो जयपुर के बगरू की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से कौन सी प्रिंटिंग की जाती है, ठप्पा। कौन सी, ठप्पा। तो लिखिए ये बात, यहाँ पर मुख्य रूप से ठप्पा प्रिंटिंग की जाती है। लिखिए मुख्य रूप से ठप्पा प्रिंटिंग की जाती है, ठप्पा प्रिंटिंग की जाती है। तो देखिए मुख्य रूप से ठप्पा प्रिंटिंग की जाती है। तो इस प्रिंटिंग में मुख्य रूप से जो है लाल और काले रंगों का प्रयोग होता है। लिख लीजिए इस प्रिंटिंग में मुख्य रूप से, लिखिए मुख्य रूप से, मुख्य रूप से लाल व काले रंगों का प्रयोग होता है। कौन से, लाल व काले रंगों का प्रयोग होता है। कौन से रंगों का, लाल व काले रंगों का प्रयोग होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो बगरू प्रिंट में रासायनिक रंगों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए बगरू प्रिंटिंग में, बगरू लिखने की आवश्यकता नहीं, पता है बगरू पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में बातें लिखेंगे। तो लिखिए रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। लिखिए रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग नहीं किया जाता, रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रिंटिंग में कपड़ों का मुख्य रूप से पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। लिखिए प्रिंटिंग में मुख्य रूप से, लिख लीजिए मुख्य रूप से, मुख्य रूप से पशु पक्षियों के चित्रण मिलते हैं। पक्षी और पशुओं के चित्र मिलते हैं। बगरू प्रिंट में मुख्यतः पशु और पक्षियों के चित्र मिलेंगे। तो इस प्रिंटिंग में जो आंगन यानी कि जो पहले बैकग्राउंड लेते हैं, पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड वो कौन सा, ग्रीन होता है। तो लिखिए आंगन बोलेंगे उसमें, किसका, जो कपड़ों का है उसे तो आंगन ही बोला जाएगा। तो लिख लीजिए आंगन मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग होता है। लिखिए आंगन, आंगन में मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग। तो देखिए इसके बारे में और भी बातें पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए कहाँ की प्रसिद्ध बगरू, जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की है बगरू, जयपुर। तो मुख्य रूप से ठप्पा प्रिंटिंग की जाती है। पूछ लिया जाए मुख्य रूप से बगरू में कौन से प्रकार की प्रिंटिंग की जाती है, तो ठप्पा। मुख्य रूप से लाल और काले रंगों का प्रयोग होता है। तो रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। मुख्य रूप से जो है पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। आंगन में मुख्यतः किस रंग का प्रयोग है, किस रंग का प्रयोग, तो बताइए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए, ये सारी बातें नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखते हैं। तो देखिए इसमें इस प्रिंटिंग के लिए जो 2009 में राम किशोर छापा को पद्मश्री पुरस्कार मिला। लिखिए इस प्रिंटिंग के लिए, इस प्रिंटिंग के लिए तो लिखिए इस प्रिंटिंग के लिए 2009 में राम किशोर छिपा, राम किशोर छिपा को पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखिए कपड़ों पर बारीक बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधकर की गई जो कलाकारी है वो क्या कहलाई है, नग बांधना। तो लिखिए नग बांधना या नग बांधना। तो लिखिए कपड़ों पर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधकर की गई जो कलाकारी है वो क्या कहलाई है, नग बांधना या नग बांधना। तो लिखिए नग बांधना या नग बांधना। तो लिखिए कपड़ों पर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधकर की गई जो कलाकारी है वो क्या कहलाई है, नग बांधना या नग बांधना। तो लिखिए कपड़ों पर बारीक धागों से
कपड़े पर बारीक धागे से छोटी छोटी गांठें बांधकर क्या किया जाता है? छोटी छोटी गांठें बांधकर की गई कलाकारी, लिखिए, की गई कलाकारी नग बांधना कहलाती है। नग या नग बांधना कहलाती है। लिख लीजिए ये बात। आगे क्या पढ़ेंगे? सांगानेरी प्रिंटिंग। पहले इसकी 2 बातें और नोट कीजिए। तो बगरू में और 2 बातें क्या नोट करनी है? इस प्रिंटिंग के लिए 2009 में रामकिशोर छिपा को पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो कपड़े पर बारीक धागे से क्या छोटी छोटी गांठें बांधकर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या बोलेंगे? क्या कहलाएगी? नग बांधना कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सांगानेरी प्रिंट। पढ़ तो प्रिंटिंग रहे हैं लेकिन प्रकार कौन सा पढ़ेंगे अभी? सांगानेरी। तो हेडिंग लगाइए सांगानेरी। तो देखिए सांगानेरी के बारे में सारी बातें देखते हैं। तो देखिए सांगानेरी, तो यह प्रिंटिंग भी कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर की प्रसिद्ध। लिख लीजिए, यह प्रिंटिंग भी जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की है? जयपुर की। नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रिंटिंग में जो प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, जो प्रकृति से प्राप्त रंग है, प्राकृतिक रंग जो कहलाते हैं। लिखिए, प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः जो है प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रिंटिंग में जो है प्रिंट करने के बाद कपड़ों को नदी में धोया जाता है। किसमें? नदी में धोया जाता है। तो इस प्रकार की प्रिंटिंग कलाकार जो कौन थी? नामदेवी छिपे। क्या कहलाएंगे? तो लिखिए बात। इस प्रिंटिंग में कपड़े प्रिंट करने के बाद नदी में धोए जाते हैं। नदी में धोए जाते हैं। किसमें धोए जाते हैं? नदी में धोए जाते हैं। तो इस प्रिंटिंग के कलाकार, लिख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए इस प्रिंटिंग के कलाकार तो कौन है? नामदेवी छिपे। नाम क्या है? नामदेवी छिपे नाम है। तो जो है सांगानेरी प्रिंटिंग को विदेशों में सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है, सर्वाधिक लोकप्रिय है विदेशों में, तो इसका श्रेय किसे जाता है? मुन्ना लाल गोयल को। ये आगे बात नोट करेंगे, पहले ये इतना लिख लीजिए। सांगानेरी प्रिंट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या नोट करेंगे? कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर। कहाँ? जयपुर। तो प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। तो इस कपड़े में प्रिंटिंग जो प्रिंट करने के बाद कपड़े नदी में धोए जाते हैं। कहाँ धोए जाते हैं? नदी में। और प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात की जाए तो नामदेवी छिपे। नेक्स्ट देखिए, इसी में पढ़ेंगे, सांगानेरी में ही पढ़ना है। तो देखिए आगे क्या बात है इसमें? तो सांगानेरी प्रिंटिंग को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय, लिखिए, सांगानेरी प्रिंटिंग को विदेशों में लोकप्रिय। कहाँ? विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो लिख लीजिए, मुन्ना लाल गोयल। लिख लीजिए, मुन्ना लाल गोयल को जाता है।
तो देखिए सांगानेरी प्रिंटिंग को विदेशों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो किसे जाता है? मुन्नालाल गोयल को जाता है। तो सांगानेरी प्रिंटिंग को आमेर के शासक कौन सवाई जयसिंह ने प्रोत्साहन दिया और इस प्रिंटिंग में मुख्य रूप से बैल बूटों की छपाई होती है। तो लिखिए इस प्रिंटिंग में मुख्यतः, लिखिए इस प्रिंटिंग में मुख्यतः बेल बूटों की छपाई होती है। तो किन की छपाई होती है? मूल रूप से बेल बूटों की छपाई होती है। तो देखिए इस प्रिंटिंग में मुख्यतः बेल और बूटों से जो छपाई की जाती है, जैसे कि प्रधान रंग ले लिया, उसके बाद क्या कर दिया, उसमें कोई भी एक बेल बना दी, वहां बूटे बना दिए। इस प्रकार की कढ़ाई जो है, इस प्रकार की जो प्रिंट है वो कहाँ की जाती है? सांगानेरी प्रिंटिंग में कहलाती है। तो देखिए सांगानेरी प्रिंटिंग को जो विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय है किसे जाएगा? मुन्नालाल गोयल को जाता है और इस प्रिंटिंग में मुख्यतः बेल बूटों की छपाई होती है। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ेंगे? जाजम या दाबू प्रिंटिंग। हेडिंग लगाइए फटाफट। तो लिखिए जाजम या दाबू प्रिंटिंग। जाजम या दाबू प्रिंटिंग। तो देखिए आकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आकोला। लिख लीजिए आकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध, लिखिए आकोला कहाँ है? आकोला। तो लिखिए चित्तौड़। आकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध? आकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध। तो देखिए दाबू का अर्थ है दबाने से। क्या हो गया? दाबू। ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तो दाबू का अर्थ दबाने से है। तो इस प्रिंटिंग में लाल और हरे रंगों का लाल और हरे रंगों का जो प्रयोग है वो होता है। तो मोम या मैन पर दाबू या सवाई माधोपुर में इसका मुख्यतः प्रयोग है। तो ये सारी बातें नोट करनी है। लिखिए इस प्रिंटिंग में लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। सीधा लिख लीजिए लाल व हरे रंग का प्रयोग। क्या है? लाल व हरे रंग का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में मोम या मैन पर, लिखिए राजस्थान में मोम या मैन पर दाबू सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। मिट्टी पर दाबू बाड़मेर, दाबू बाड़मेर। स्थान कौन सा? बालोतरा। तो बाड़मेर के बालोतरा तथा लिख लीजिए गेहूं के बींदन, लिख लीजिए गेहूं के बींदन पर दाबू बगरू व सांगानेर का प्रसिद्ध है। लिख लीजिए गेहूं के बींदन पर दाबू बगरू कहाँ का? सांगानेर का प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? सांगानेर का प्रसिद्ध है। तो देखिए प्रिंटिंग के दौरान कपड़े पर जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता उसे क्या बोलेंगे? लुई या लुंदी। तो ये बात आगे नोट करेंगे, पहले ये बात समझ लीजिए। कहाँ का प्रसिद्ध? ये कलर जो जाजम दाबू प्रिंटिंग अकोला चित्तौड़ की, ये प्रसिद्ध प्रिंटिंग किसकी है? अकोला चित्तौड़ की। तो देखिए लाल व हरे रंग का मुख्यतः प्रयोग होता है। कौन से रंग का? हरे व लाल रंग का। तो राजस्थान में मोम या मेड़ पर दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी पर दाबू यानी कि दाब कर कहाँ? बालोतरा बाड़मेर, गेहूं के बीदन पर दाबू बगरू सांगानेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात नोट करते हैं इसी में। तो लिखिए जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता उसे ले या लुगदी। लिखिए
जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता उसे क्या बोलेंगे? लुई या लुगदी बोलेंगे। तो देखिए क्या बोलेंगे, जाजम दागो प्रिंटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, लिख लीजिए, जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता उसे लुई या लुगदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम इनमें एक एक दो दो बातें नोट करेंगे। ये बातें हो गई है हमारी जाजम या दागो प्रिंटिंग की। नेक्स्ट बात देखिए क्या लिखेंगे, अजरक और मलीर प्रिंटिंग। तो देखिए ये सारी बातें नोट हो गई। आगे हेडिंग लगाइए, नया हेडिंग लिखिए, अजरक व मलीर प्रिंटिंग। लिख लीजिए, अजरक व मलीर प्रिंटिंग। तो देखिए बाड़मेर की प्रसिद्ध, कहाँ की? बाड़मेर की। लिख लीजिए, बाड़मेर की प्रसिद्ध, बाड़मेर की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध है पूछ लिया जाए तो बाड़मेर की प्रसिद्ध। तो इन प्रिंटिंग में क्या, ज्यामिति या आकृतियां, कौन सी ज्यामिति या आकृतियां सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। लिख लीजिए, ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन हम एक भी बातें नहीं छोड़ेंगे। तो लिखिए, ज्यामिति या आकृतियां सर्वाधिक देखने को मिलती हैं, ज्यामितीय आकृतियां सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। कौन सी आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। तो अजरक प्रिंटिंग में किसका, लाल व नीले रंग का, और मलीर प्रिंटिंग में काले और कत्थई रंगों का प्रयोग होते हैं। लिख लीजिए, तो देखिए अजरक प्रिंटिंग में लाल व नीले रंग, लिखिए अजरक प्रिंटिंग, लिख लीजिए कौन सा रंग है, लाल व नीला रंग। कौन से रंग का प्रयोग, लाल व नीला रंग का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, मलीर प्रिंटिंग में काले व कत्थई रंगों का प्रयोग। लिखिए, मलीर में काले व कत्थई रंगों का प्रयोग। तो ये सारी बातें किसकी हैं, अजरक और मलीर प्रिंटिंग, अजरक व मलीर प्रिंटिंग के बारे में बातें हैं ये सारी। तो एक बार फिर से इन्हें रिवाइज कीजिए। बाड़मेर की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध, बाड़मेर की प्रसिद्ध ज्यामितीय आकृतियां सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। अजरक प्रिंटिंग में कौन सा कलर प्रयोग, लाल व नीले रंग की प्रधानता, और मलीर में काले व कत्थई रंगों की प्रधानता। नेक्स्ट देखिए, भोडल प्रिंट, हेडिंग लगाइए भोडल प्रिंट। तो देखिए भोडल प्रिंट, तो देखिए कहाँ की प्रसिद्ध, बैसे, भोडल बैसे भीलवाड़ा। तो कहाँ की प्रसिद्ध, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहाँ की, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। तो कपड़ों पर अभ्रक से की जाने वाली जो छपाई है वो क्या कहलाएगी, भोडल प्रिंटिंग। लिख लीजिए ये बात, क्या लिखेंगे, कपड़ों पर अभ्रक से की जाने वाली छपाई, कपड़ों पर, लिख लीजिए कपड़ों पर अभ्रक से की जाने वाली छपाई, की जाने वाली छपाई क्या कहलाती है, भोडल प्रिंट। क्या सा प्रिंट है, भोडल प्रिंट। तो देखिए भीलवाड़ा की जो कौन सी है, भोडल, भैसे भीलवाड़ा वैसे भोडल। तो कपड़ों पर अभ्रक से की जाने वाली छपाई क्या कहलाती है, भोडल प्रिंट। नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, याद करेंगे कपड़ों पर अभ्रक से की जाने वाली छपाई। नेक्स्ट लिखिए, वातिक प्रिंटिंग, कौन सी, वातिक। नेक्स्ट देखिए, वातिक प्रिंटिंग, लिख लीजिए
वातिक प्रिंटिंग। तो देखिए खंडेला सिक्कर की प्रसिद्ध कहाँ की है? खंडेला सिक्कर की प्रसिद्ध, खंडेला स्थान कहाँ? सिक्कर। कहाँ है खंडेला? तो खंडेला सिक्कर की प्रसिद्ध है, लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बात है, तो कपड़ों पर मोम से की जाने वाली छपाई क्या कहलाएगी? वातिक कला। लिख लीजिए, कपड़ों पर मोम से की जाने वाली छपाई, मोम से की जाने वाली छपाई। तो देखिए खंडेला सिक्कर की प्रसिद्ध कपड़ों पर मोम से की जाने वाली छपाई क्या कहलाती है? वातिक प्रिंटिंग। क्या कहलाएगी? वातिक प्रिंटिंग। नेक्स्ट देखिए रेवड़ी या खंडी प्रिंटिंग क्या बोलते हैं? खड्डी। तो देखिए नई हेडिंग लगाइए, रेवड़ी या खड्डी प्रिंटिंग। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ की प्रसिद्ध? जयपुर और उदयपुर। लिख लीजिए, जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर एवं उदयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। गोंद व मिट्टी का मिश्रण करके लाल रंग की जो ओढ़नियों पर की जाने वाली छपाई है, लिख लीजिए, गोंद व मिट्टी का मिश्रण करके, गोंद व मिट्टी का मिश्रण, मिट्टी का मिश्रण करके की जाने वाली छपाई। तो देखिए क्या कहलाएगी? रेवड़ी या खड्डी। नेक्स्ट देखिए मारोठ व कुचामन सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ये बात इसमें नोट कर लीजिए एक और, मारोठ व कुचामन। अलग सी बात देखिए ये, मारोठ व कुचामन सुनहरी छपाई, सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जालोर व नागौर के मारोठ की टुकड़ी भी प्रसिद्ध है। तो लिखिए जालोर व नागौर के मारोठ की टुकड़ी छपाई भी प्रसिद्ध है। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हो गया मारोठ व कुचामन की सुनहरी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या पढ़ना हमें? नेक्स्ट पढ़ेंगे सुरही कला। तो देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सुरही कला। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, सुरही कला या सुराही कला, लिख लीजिए, सुराही कला। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बात सुराही कला के बारे में।